सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कर लेते हैं। हमारे सम्मुख पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है, पता चलता है, ज्ञान होता है। उन्हें उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, उन पर अत्याचार किए, जिसने हमारी जो देश की गरिमा और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। इससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र के वह लोग आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के मानसिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि वे अब भी आज भी जॉर्ज पंचम है उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसलिए उनकी नाक सरकारी तंत्र के लिए बहुत मूल्यवान है। लेखक यह नहीं कहना चाहता कि अतिथि का सम्मान नहीं करना चाहिए, अतिथि देवो भव, और हमारी भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम पे चलती है कि पूरा धरती ही हमारा परिवार है। लेकिन जो अत्याचार करे क्या उसका भी सम्मान जरूरी है? परंतु उनके कहने का, लेखक के कहने का अर्थ यह है कि सम्मान सामने वाले के कर्मों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये गुलाम बने रहने की मानसिकता यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो इसको देखिएगा। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? देखिए मित्रों, रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो रानी के दौरे से अच्छी तरह परिचित था कि रानी को कहाँ कहाँ जाना है। दर्जी जानता था कि रानी पाकिस्तान, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी, तो उस देश के अनुकूल ही उन्हें वेश धारण करना होगा, कपड़े पहनने होंगे। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी और ना कोई निर्देश था, इसलिए वो परेशान था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी, सोचने योग्य थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वस्त्र होगा उतनी ही मेरी भी ख्याति होगी, मेरी भी प्रसिद्धि होगी। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि रानी से जुड़े सभी समाचार अखबार में छपेंगे। अखबार में हर समाचार, रानी से जुड़ा हुआ समाचार छपता है। जब रानी के पाठ में बताया गया है कि जब रानी के कुत्तों तक की खबरें छप रही हैं तो रानी की इच्छा के अनुकूल ड्रेस सिलने पर मेरी भी ख्याति होगी, मेरी भी प्रसिद्धि होगी, ऐसा दर्जी को लगा। इसलिए उसकी इस तरह की चिंता उचित ही थी, सही थी। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो मित्रों, क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे ये हमें अनुमान से लिखना है कि क्या क्या हुआ होगा। तो दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई गई होगी। उसमें पाठ में आपने देखा, आप पाठ पढ़ेंगे तो लिखा है सड़कें जवान हो गई। अब सड़कें जवान कैसे हुई? सड़कों की मरम्मत हुई, सड़कें नई बनाई गई, तो उनकी मरम्मत की गई होगी, उनको नई तरीके से बनाया गया होगा। दूसरा, सरकारी इमारतें जो हैं
और जो बिल्डिंग हैं, जो दफ्तर हैं, उनमें क्या है, फिर से नया रंग करवाया गया होगा, रंगाई पुताई कराई गई होगी। पुराने बंद पड़े फव्वारे पर्यटन स्थलों को फिर से शुरू किया गया होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया गया होगा। बिजली या पानी की समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए भी कारगर कार्य या उपाय किए गए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य किए गए होंगे। तो इसको आप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, क्या क्या किए गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। अब इसमें से प्रश्न क निकलता है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो 2 प्रश्न हैं इसमें, तो हम पहले अपने विचार यहाँ पर रख लेते हैं। विचार है कि हाँ, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधित आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। हमारे विचार में यह काम पत्रकारिता के लिए प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे व्यक्तियों को भी दिखाया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे नहीं उतरते, परंतु चर्चा में बने रहने के लिए असहज कार्य करते हैं, और इस प्रकार के व्यक्तियों की खबरें अनेक न्यूज़पेपरों में छप जाती हैं, जो ठीक नहीं है। दूसरा इसी में प्रश्न निकल के आता है मित्रों। प्रश्न हमारे पास है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या प्रभाव डालती है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि उन चर्चित व्यक्तियों को पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाओं को पढ़कर युवा पीढ़ी के मन में भी उनकी नकल करने और उन जैसा बनने की इच्छाएं जागृत होती हैं, जाग जाती हैं, और जो धीरे धीरे मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह के विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है, और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में अपने समय और धन को खर्च करने लगता है। मित्रों, अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार आया है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, क्या क्या प्रयत्न किए। वैसे तो लिखने को ये बहुत लंबा इसका उत्तर हो सकता है, पर मैं कुछ शॉर्ट करने की इसको कोशिश की है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए होंगे। नंबर 1, सबसे पहले मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पत्थर को पूरे भारत में ढूंढने निकला, ताकि उसी पत्थर से वह जॉर्ज पंचम की नाक बनवा सके। तो ये प्रयत्न किया। दूसरी बार मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी नेताओं की मूर्ति के नाक का मुआयना करने निकला, वहां से भी उसे असफलता ही प्राप्त हुई। जब दूसरी बार भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वह बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित थी, उनको देखने के लिए निकला। यह सोचकर कि शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, लेकिन इन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी थी। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा नाक काटकर लगाने की बात की, और जिंदा नाक लगा भी दी गई। अगला प्रश्न हमारे पास है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन को छांटकर यहाँ पर लिखना है।
तो पाठ में आए ऐसी जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हैं, व्यंग्यात्मक घटनाएं हैं जो वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं, आइए उनको हम देखते हैं। मित्रों, नंबर 1 पर है जो आई पंक्ति, वो है शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये पंक्ति बहुत प्यारी मुझको लगी, बहुत अच्छा व्यंग्य है। अगला है दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। नाक इज्जत मान सम्मान का प्रतीक होता है मित्रों। तो दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। ये भी पंक्ति बहुत बढ़िया व्यंग्य है। फिर है गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। बहुत अच्छा व्यंग्य किया है लेखक ने। देश के खैर खवाओं की मीटिंग बुलाई गई। ये भी बहुत अच्छा व्यंग्य है। फिर है पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छा व्यंग्य। ये 5 व्यंग्य मुझे इसमें पाठ में बहुत बढ़िया लगे। तो ये व्यंग्य मैंने यहाँ पे उत्तर में बताए। आप इनको लिख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में चलेंगे। मित्रों, प्रश्न संख्या 7 क्या है? नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरे व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना में जुट गए, उनकी पूजा में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे थे, उनकी इज्जत बचाने में लगे थे, सम्मान बचाने में लगे थे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी तरह भारतीय आत्मसम्मान पर चोट है। तो ये समझ गए होंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाह रहा है यहाँ पर? तो लेखक क्या संकेत करना चाह रहा है? लेखक संकेत करना चाह रहा है कि जॉर्ज पंचम, जो कि इंग्लैंड का राजा था, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म और कष्ट ढाए थे, जॉर्ज पंचम ने भारत देश को कुछ नहीं दिया बल्कि भारत देश पर जुल्म किए। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान पुरुषों, नेताओं और साहसी बच्चों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है, जिन्होंने भारत को अपना बलिदान व त्याग देकर भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लाख गुना ऊंची और सम्मानजनक है। तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम जैसे व्यक्ति की लाट पर कैसे इनकी नाक सही बैठती? मित्रों, अगला प्रश्न है कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको अच्छी प्रकार से आप देख लीजिएगा। सभी अखबारों
ने खबरें छापी। कहाँ तो कुत्तों की भी अखबारें में खबर छप रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? देखिए, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश प्रतंत्रता की गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि नई दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, सब था लेकिन नाक नहीं थी। प्रश्न 11 की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न 11 क्या कहता है? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे। क्यों थे चुप, ये पूछा है। क्यों अखबार चुप थे? उत्तर देखेंगे मित्रों। उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान या पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा और ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र भी नहीं छपा। तो मित्रों, ये आपने देखा, हम अध्ययन कर रहे थे हमारी कक्षा 10 की जो कृतिका पुस्तक है, उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 10 हिंदी की ये पुस्तक लगाई गई है और एनसीईआरटी की भी ये पुस्तक है। तो इसके दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है मित्रों, परीक्षा में इस पाठ से प्रश्न अवश्य आता है। तो ये पाठ के हम प्रश्न उत्तर देख रहे थे और प्रश्न उत्तर आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।